प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज इंडोनेशिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं। सम्मेलन के दौरान G20 देशों के नेता सम्मेलन के विषय साथ बड़े सशक्त बने पर वैश्विक चिंता से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन की कार्यसूची के अनुसार कुल 3 सत्र आयोजित होंगे। ये सत्र खाद्य, ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन के बारे में होंगे, जिस पर सभी सदस्य देशों के नेता खुलकर बातचीत करेंगे। इस समूह में भारत के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। सम्मेलन के समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति G20 की अध्यक्षता सांकेतिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। भारत औपचारिक रूप से 1 दिसंबर 2022 से G20 का अध्यक्ष बनेगा। भारत के लिहाज से यह शिखर सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण है। भारत G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील एक तिकड़ी होंगे। G20 में यह पहली बार है कि इस तिकड़ी में विकासशील देश और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। वे बाली में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। G20 विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का आंतरिक सरकारी मंच है। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा पर अपना प्रस्थान वक्तव्य जारी किया। पीएम मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि मैं इंडोनेशिया की अध्यक्षता में होने वाले 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 14 से 16 नवंबर तक इंडोनेशिया के बाली का दौरा करूंगा। शिखर सम्मेलन में वैश्विक विकास, खाद्य, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन जैसे प्रमुख मुद्दों पर अन्य G20 नेताओं के साथ व्यापक चर्चा करूंगा। शिखर सम्मेलन के मौके पर कई अन्य देशों से नेताओं से भी मिलूंगा और उनके साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा भी करूंगा। मैं 15 नवंबर को बाली में एक स्वागत समारोह में भारतीय समुदाय को संबोधित करने के लिए उत्सुक हूं। हमारे देश और नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बाली शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में भारत को G20 अध्यक्षता सौंपेंगे। भारत आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। मैं अगले साल हमारे G20 शिखर सम्मेलन के लिए G20 सदस्यों को अपना व्यक्तिगत निमंत्रण भेजूंगा। G20 शिखर सम्मेलन में अपनी बातचीत के दौरान मैं भारत की उपलब्धियों और सामूहिक रूप से वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालूंगा। भारत की G20 अध्यक्षता वसुदैव कुटुंबकम, ये एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम पर आधारित होगी, जो सभी के लिए समान विकास और साझा भविष्य के संदेश को रेखांकित करती है। लखनऊ से सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे। रक्षा मंत्री लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री ने आज महानगर विस्तार जन कल्याण समिति द्वारा प्रबुद्ध जन गोष्ठी में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने शहर में तेजी से हो रहे विकास कार्यों की व्याख्या की। रक्षा मंत्री ने कहा कि भविष्य में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए लखनऊ में कई रिंग रोड और फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। कल रक्षा मंत्री दोपहर बाद ऐशबाग वार्ड, सुदर्शनपुरी बस्ती में धानुक समाज के साथ संवाद करेंगे और क्षेत्रीय लॉन राजाईपुरम में राजाईपुरम आवासीय कल्याण समिति से भेंट कर संवाद करेंगे। मंगलवार को रक्षा मंत्री यैयागंज गुरुद्वारा जाकर मत्था टेकेंगे। बुधवार को राजनाथ सिंह कन्हैया माधोपुर वार्ड के अंतर्गत भुवर गांव में स्थानीय लोगों से भेंट करेंगे। साथ ही अपराहन आलमनगर सैटेलाइट रेलवे स्टेशन में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। और मैं आप लोगों से यह भी जानना चाहूंगा कि डेवलपमेंट को लेकर जो कुछ भी, जब से मैं सांसद बना हूं, जब से जिम्मेदारी निभाई है, जो कुछ भी करने की कोशिश की है, यदि आपके को लगता है कि उसमें यह सुधार किया जाना चाहिए, यह होना चाहिए, वो होना चाहिए, वाला कुछ और होना चाहिए, तो वो भी आप सुझाव दे सकते हैं। उसका मैं स्वागत करूंगा, क्योंकि जनता का जो सुझाव प्राप्त हुआ उसी आधार पर ही जिम्मेदारी संभालने के बाद सांसद की जितना बन सकता था वो करने की कोशिश की है।
वैसे मेरा भी पहले सबसे बड़ा ध्यान इसी बात पर गया था कि भविष्य में ट्रैफिक जैम की समस्या सबसे बड़ी होने वाली है लखनऊ की। तो उसके लिए जो कुछ भी करते बना 104-5 किलोमीटर की रिंग रोड, 6-7 फ्लाईओवर बन गए हैं, 5-6 और बन रहे हैं। रेलवे स्टेशन का इंप्रूवमेंट यदि आप लोगों ने देखा होगा तो पहले के कंपैरिजन में तेजी के साथ हो रहा है। और वैसे गोमती नगर के बारे में तो वर्ल्ड क्लास स्टेशन, रेलवे स्टेशन बने, यह हमारी कोशिश है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दूसरे दिन कृषि विभाग द्वारा आयोजित मंडलीय रबी उत्पादकता समीक्षा गोष्ठी 2022 का शुभारंभ किया। इस कृषि सम्मेलन में गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ और देवीपाटन मंडल के किसानों ने हिस्सा लिया। गोष्ठी में किसानों और महिला समूहों के द्वारा उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवजात शिशुओं का अन्नप्राशन किया और महिलाओं की गोद भराई की। मुख्यमंत्री ने किसानों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए। इस गोष्ठी में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, मंत्री संजय निषाद सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और खेती किसानी यहां आमदनी का एक प्रमुख जरिया है। प्रदेश में अच्छा जल संसाधन उपलब्ध और उत्तर प्रदेश देश के 20% खाद्यान्न उत्पादन का कार्य करता है। बस्ती, आजमगढ़ और देवीपाटन कमिश्नरी के प्रगतिशील किसानों को यहां पर बुला करके इस रबी गोष्ठी के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। रबी की फसल प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और उसमें मुख्य फसल गेहूं की। हम सब जानते हैं कि गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उससे जुड़े हुए अन्य फसलों को भी अगर हम लें तो उत्तर प्रदेश की उसमें एक बड़ी भूमिका है। लेकिन समय पे बीज, समय पर खाद, समय पे पानी, समय पे तकनीक, हर जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि वैज्ञानिकों के साथ उनको जोड़ना, ये सभी चीजें अगर एक साथ हो जाएं और सरकार ने जो सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवाई हैं, हर जनपद में व्यापक पैमाने पर नलकूप स्थापना के लिए भी प्रदेश सरकार ने अपनी एक नई स्कीम को आगे बढ़ाया है और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत भी सोलर पंप के माध्यम से फ्री में हर किसान अपने खेत में बिना डीजल खर्च के बिजली का कनेक्शन लिए वहां पर सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्राकृतिक खेती पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राकृतिक खेती एक प्रकार की जीरो बजट खेती है जो गौ आधारित खेती है। इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। ये है कि 12% हमारे पास भूमि है, लेकिन देश के कृषि उत्पादन का, खाद्यान्न उत्पादन का 20% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। और मेरा मानना है कि अभी हम कृषि क्षेत्र में जितना पोटेंशियल उत्तर प्रदेश में है, इसको इससे 3 गुना अधिक बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ सावधानियों को उसमें रखना पड़ेगा। जो यहां पर प्रारंभ में कहा भी गया कि समय पे बीज बोना, बीज अच्छी क्वालिटी का हो, तकनीक का उपयोग करते हुए अगर हम अपनी खेती किसानी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो कम लागत में उत्पादकता को बढ़ाने में भी हमें सफलता प्राप्त होगी। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा बार बार इन चीजों पर ध्यान देने के लिए व्यापक पैमाने पर कार्यक्रम भी चलाए जा। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज से 20 नवंबर 2022 तक चलने वाले 69वें अखिल भारतीय सरकारी सप्ताह 2022 का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रतिभाग किया। अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के अवसर पर प्रतिदिन विभिन्न विषयों पर गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। गोष्ठी सहकारिता क्षेत्र में इज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैम और निर्यात संवर्धन विषय पर आधारित होगी। सहकारी सप्ताह में प्रतिदिन विषय विशेषज्ञों द्वारा सहकारिता के क्षेत्र की उपलब्धियों और संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। 15 नवंबर को सहकारी विपणन, उपभोक्ता प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, 16 नवंबर को सहकारी शिक्षण को मुख्य धारा से लाना, व्यवसायिक प्रबंधन और उन्मुखी प्रशिक्षण तथा 17 नवंबर को नवाचार को बढ़ावा देने में सहकारिता की भूमिका, प्रौद्योगिकी उन्नयन और स्टार्टअप को बढ़ावा देना विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा।
इसी प्रकार 18 नवंबर को सहकारिता भवन के आयुक्त और निबंधक सभागार में युवा, महिला, कमजोर वर्ग और स्वास्थ्य के लिए सहकारिता विषय पर 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम सभागार में उद्यमिता, विकास और सार्वजनिक निजी सहकारी भागीदारी को सुदृढ़ बनाना, 20 नवंबर को वित्तीय समावेशन, पैक्स का डिजिटलीकरण और सुदृढ़ सहकारी डेटाबेस विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। सरकार है, आम आदमी की सरकार है, किसानों की सरकार है, वंचितों की सरकार है। वो जमाने चले गए जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था और लोगों ने कोऑपरेटिव सेक्टर को लूट का बना रखा था। सामान्य हम लोग गांव में जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हम तो अपना ऑफिसर है, अब 60 साल के बाद रिटायर होंगे, तब तक के लिए हमारे लेकिन मित्रों हम आप एक ही हैं। हमारा आपका जीवन में दायित्व अलग है, लेकिन उद्देश्य क्या है? जनमानस के कल्याण के लिए काम करना है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आर्यावर्त बैंक द्वारा आज आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लाभार्थियों को QR कोड का वितरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां पहले लोगों को लोन कि समाज के वंचित वर्ग, दबाए गए, कुचले गए, पछाड़े गए वर्ग को हम मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। समाज में रेहड़ी पटरी लगाते हैं, छोटा-छोटा कारोबार करते हैं अपने पेट को पालने के लिए, लेकिन कोई भी बैंक उनको ऋण देने के लिए बहुत ढेर सारी फॉर्मेलिटीज कराता था। सामान्य वो फॉर्मेलिटीज किसी छोटे व्यवसाय के लिए, छोटे उद्योग के लिए या छोटे कर्मचारी के लिए या छोटा रेहड़ी पटरी लगाने वालों के लिए बहुत मुश्किल काम होता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सारी औपचारिकताओं को समाप्त करते हुए पीएम स्वनिधि योजना लॉन्च की और उसमें गरीबों के लिए बैंक के दरवाजे खोलने का काम किया। बड़ी संख्या में मैं कह सकता हूं प्रदेश के अंदर पीएम स्वनिधि से रेहड़ी पटरी वालों को जोड़ करके सीधे उनके जीवन को स्तर को उठाने का काम आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बीच में कोरोना काल से पहले जीरो बैलेंस पर बैंक खाते खोलने का काम किए। जनधन योजना के लोग ताजुब कर रहे थे कि जीरो बैलेंस पर बैंक खाते खोलने का क्या मतलब है। सब लोग विपक्षी दल तरह तरह के आरोप लगा रहे थे कि बैंकों में लाइन लगी हुई है, बैंक ऑफिसर्स पर, कर्मचारी पर लोड डाला गया। लेकिन मुझे ताजुब होता अपने प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता पर, जब कोरोना महामारी का काल आया तब लोगों को पता चला जनधन खाते क्यों खोले। सामान्य प्राणी को इस बात का आभास नहीं हो सकता यह कोई मुसीबत आ जाएगी, गरीब को रोटी कहां से मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनधन खातों के माध्यम से कोरोना काल में यह करके दिखा दिया कि हमारी बहन का चूल्हा बंद नहीं होगा, गरीब की रोटी बंद नहीं होगी, गरीब के बच्चों को रोटी मिलने का काम करेगा। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से बटन दबाया और पूरे देश और उत्तर प्रदेश के गरीब की बहनों के खाते में 1000 रुपए कई बार डालने का काम किया, एक बटन दबा करके, और बीच में बिचौलिया नहीं था। प्रधानमंत्री के जो बताए हुए कदमों पर हम जो हमारे ग्रामीण जनता है, हमारे जो सड़क पर छोटी छोटी व्यवसाय करते हैं, उनको एक डिजिटल माध्यम से जोड़ने के लिए उनकी पेमेंट, उनकी सेटलमेंट, उनकी लेन देन को, व्यावसायिक लेन देन को डिजिटल के माध्यम से करने के लिए QR कोड को मैसिव वे में बहुत बड़ी स्तर पर हम लोग आज से यह कार्यक्रम करके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से 10,000 रुपये लिए हुए थे अपने धूपबत्ती काम के लिए, प्रधानमंत्री के सहयोग से, और मैंने अपना धूपबत्ती काम डाला हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि पहले हम लोग को पैसे हाथ में मिलते थे, नगद मिलते थे, लेकिन अब QR कोड की वजह से बहुत ही इजी हो जाएगा काम। और मैं प्रधानमंत्री जी को और आर्यावर्त बैंक का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर आज डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें सुनवाई की अगली तारीख 17 नवंबर तय की गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में शिवलिंग की पूजा करने की याचिका को लेकर किरण सिंह की तरफ से अपील की गई थी। सिविल जज सीनियर डिवीजन के फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 मुख्य मांगों के साथ ये याचिका दायर की गई थी। इसमें स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की प्रार्थना तत्काल शुरू करने की अनुमति देने, ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने और मुस्लिम समुदाय का ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश रोकने की मांग की गई है। इस मामले में प्रतिवादी पक्ष की तरफ से फैसला सुनने योग्य न मानते हुए कोर्ट ने इस याचिका को निरस्त करने की मांग की गई थी।
अधिवक्ताओं को, दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं को बुलाकर अंदर जो माननीय न्यायालय ने कहा कि जो है 2 दिन का समय उनको और चाहिए। ये देखिए मानने योग्य बात है कि ये हमारे जिले में सिर्फ 2 ही सीनियर डिवीजन न्यायालय वर्क कर रही है, हजारों की संख्या में फाइल है, तो न्यायालय के ऊपर बर्डन है। तो माननीय न्यायालय ने जो है हम लोगों को अंदर बुलाया और 2 दिन का समय मांगा है, तो इस पर जो है 17/11 की तिथि नियत की। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। इस अवसर पर उनके साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल, जिला अध्यक्ष आलोक शाक्य और 2 अन्य प्रस्तावक साथ रहे। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैनपुरी दिवंगत नेताजी की यानी मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि रही है। उन्होंने कहा कि नेताजी ने जो विकास किया है मैनपुरी में, उसको डिंपल यादव आगे बढ़ाएंगी। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन से रिक्त हुई थी मैनपुरी की सीट। सभी लोगों ने, पार्टी के लोगों ने तय किया और बहुत सारे लोगों से बातचीत के बाद डिंपल यादव का नाम तय हुआ। जनता जानती है कि नेताजी का ये विकास है और उसी विकास को आगे बढ़ाने के लिए डिंपल काम करेंगी। जनता का चुनाव है, नेताजी का चुनाव है, मैनपुरी के विकास को आगे बढ़ाने का चुनाव है, ये सब जानते हैं शासन प्रशासन के। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री रामदास आठवले ने आज आजमगढ़ के इटौरा स्थित उत्सव डेंटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बिना दंत के एक परिपूर्ण मानव की कल्पना असंभव है। देश में माननीय मोदी सरकार काम कर रही है और बहुत सारे लोगों को रोजगार, अभी 75,000 लोगों को रोजगार देने का एक प्रोग्राम हाथ में ले लिया था और पूरे 3-4 साल में 10-10.5 लाख लोगों को रोजगार, सरकारी नौकरी देने का भी संकल्प हमारी सरकार का है। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से जो प्राइवेट इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का भी काम हमारा बहुत बड़ा जोरदार शुरू है। नौजवान लोगों को लोन देकर जो मुद्रा योजना है, तो मुद्रा योजना 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक विदाउट गारंटी लोन देने के आदेश माननीय मोदी जी ने बैंकों को दे दिए हैं और अभी तक कम से कम 36 करोड़ से ज्यादा लोगों को लोन मिला है। इसका मतलब 36 करोड़ नहीं तो कम से कम 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को वहाँ रोजगार मिला है। रोजगार नहीं दिया ऐसा बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने आज सहारनपुर की प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर में दर्शन किया। मां शाकुंभरी देवी के दर्शन के बाद भूपेन्द्र चौधरी ने सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में जल्द होने जा रहे निकाय चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय जनता पार्टी अपने विकास और रचनात्मक कार्यों को लेकर जनता के बीच बनी रहती है। इसी के आधार पर प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव और निकाय चुनाव में अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर उनकी पार्टी जनता के बीच जाएगी और जीत दर्ज करेगी। अगले माह संभवतः नगर निकायों के चुनाव प्रस्तावित हैं। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं, 200 नगर पालिकाएं हैं और लगभग 550 नगर पंचायतें। हम लोगों ने अपने संगठन के साथ बैठकर विशेष रणनीति बनाकर अपने कार्यकर्ताओं को काम दिया है। चुनाव से पहले जो जो काम संगठनात्मक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से हमें करने हैं, उन कामों के लिए हम लोगों ने होमवर्क करके पूरी तैयारी हमारी है। एक नगर निगम शाहजहांपुर नया बना है। इस बार 17 नगर निगम में चुनाव होने हैं। मुझे विश्वास है हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं नगर निकायों के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तो जो 2 नगर निगम पिछली बार नहीं जीत पाए थे, उससे पहले हम लगातार मेरठ भी, अलीगढ़ जीतते रहे। उन्हें भी जीतेंगे, जो नया बना है वो भी जीतेंगे और जो 14 पुराने हैं वो नगर निगम जीतने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता। मुरादाबाद में आज मैराथन दौड़ और बाल मेले का आयोजन किया गया। आयोजन में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ 5000 से अधिक लोगों ने मैराथन दौड़ में भाग लिया। मैराथन दौड़ नया मुरादाबाद स्थित मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय से शुरू होकर हर्बल पार्क पहुंचकर संपन्न हुई। वहीं बाल दिवस के अवसर पर जनपद के हजारों बच्चों ने पर्यावरण जागरूकता को लेकर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया।
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने कहा, रन फॉर एनवायरमेंट को लेकर हुई मैराथन में आज सभी वर्ग के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। बाल मेले में बच्चों के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस, म्यूजिकल चेयर रेस, समूह नृत्य की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। देखिए, इसका हम लोगों ने नाम दिया था नया मुरादाबाद मैराथन, और ये दौड़ हमारे जो एमडीए का ऑफिस है नया मुरादाबाद में, वहाँ से शुरू होकर के हर्बल पार्क तक आई है। करीब करीब 3 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। इसको करवाने का हमारा जो मुख्य उद्देश्य था वो पर्यावरण के प्रति लोगों में, बच्चों में जागरूकता पैदा करना, और साथ ही साथ हम लोगों ने जो एक ग्रीन टाउनशिप यहाँ पर बताई है, जिसकी थीम ही जो है पर्यावरण है, तो उसको भी जो है लोगों को शोकेस कर। बाल दिवस के अवसर पर आज लखनऊ स्थित एसएसबी कार्यालय में भारत नेपाल सीमा पर रहने वाले 11 बच्चों ने भ्रमण किया। सशस्त्र सीमा बल सीमांत कार्यालय लखनऊ के उप महानिरीक्षक अभिषेक पाठक ने भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के गांव में रहने वाली इन बालिकाओं को जागरूक करते हुए समूह से जोड़ा। साथ ही साथ इनके माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्र में हो रहे बाल विवाह, मानव तस्करी, बाल श्रम, शिक्षा, साइबर क्राइम जागरूकता के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र में बालिकाओं और उनके परिवार के सदस्यों को जागरूक किया। इस मौके पर अभिषेक पाठक ने कहा, आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां महिलाओं ने अपना परचम ना लहराया हो। उन्होंने कहा कि ऐसे में इन बालिकाओं का भी अधिकार है कि समाज की मुख्य धारा से जुड़कर देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। आज का जो हमारा कार्यक्रम है सरदार वल्लभ भाई पटेल ये जयंती समारोह था। इसमें हम हर साल कार्यक्रम करते हैं। ये सीजन 4 है हमारा। इसमें समाज के विभिन्न लोग जो है आते हैं, जैसे समाज सेवी हैं और हमारे ड्रोन मैन हैं, कुछ फिल्म एक्टर हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग रहते हैं। हर वर्ग के हम सबको सम्मानित करते हैं और हमारी यही एक कहते नहीं है कि एक इच्छा रहती है कि जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, कोई भी वर्ग का हो, हम उसको सम्मानित। प्रदेश के शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आज वाराणसी में उत्तर प्रदेश के प्रथम स्मार्ट बस स्टॉप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस बस स्टॉप की खूबी यह है कि इसमें मोबाइल चार्जिंग से लेकर बसों के आने जाने के समय के साथ ही रिसाइकिल्ड गुटके के पाउच से सीट कुशन बनाए गए हैं। भविष्य में और भी ऐसे बस स्टॉप वाराणसी शहर और अन्य जगहों पर बनाए जाएंगे। तारीख याद करने की कोशिश कर रहा था, किस तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे इस बस स्टेशन के बारे में निर्देश दिया था। तो तारीख है 17 अप्रैल 2022। मुझे मंत्री बने हुए लगभग 20-22 दिन हुआ था और उनका संदेशा आया कि एक आधुनिक बस स्टेशन का एक वीडियो मैंने देखा है। ऐसा बस स्टेशन क्या आप कुछ उसमें कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं क्या? तो उन्होंने भिजवाया कि ए.के. शर्मा को दीजिए और उनको बताइए कि इसमें आगे क्या हो सकता है। देखिए, जो स्मार्ट बस स्टॉप है ये माननीय मंत्री जी की प्रेरणा से ही बना है। HUL ने अपने CSR के माध्यम से इसको बनाया है। इसके अलग अलग फैसिलिटीज या इसकी सुविधाएं हैं कि जो इसमें मटेरियल यूज हुआ है या तो रिसाइकल मटेरियल यूज हुआ है या ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो रिसाइकल नहीं हो सकता। अगर जिसे नीचे इसमें टाइल्स देखेंगे रिसाइकल्ड मटेरियल की बनी हुई है। जो इसमें बैठने की सीटें वगैरह हैं, ये गुटखा के जो पाउच हमारे ख़राब हो जाते हैं या फेंके जाते हैं, उसको रीयूज़ करके ये बनाया गया है। तो जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक हम लोग बैन कर रहे हैं, तो उसका रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, जो अभी तक यूज़ हो रही है, तो ये उस तरीके से बना है। साथ ही साथ इसमें कोई बाहर से बिजली नहीं ली जा रही, ऊपर सोलर पैनल लगे हैं, तो उससे सारी बिजली लाइटें चल रही हैं, उसी से चार्जिंग पोर्ट्स हैं। इसमें एक वेरिएबल मैसेजिंग सिस्टम है, जिसमें कोई मैसेज हमको डिस्प्ले करना हो या कुछ इमरजेंसी के लिए डिस्प्ले करना हो, उसको भी करेंगे। फ्यूचर में हमारा ये टारगेट है कि जो हमारी स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसेज हैं उसका इससे लिंक कर देंगे कि ये बस यहाँ इस रूट पे कितनी देर में आने वाली है, ये भी डिस्प्ले होगा। मान लीजिए 10 मिनट में है तो इसको GPS से इंटीग्रेट करना है। कैमरे इसमें जो लगे हुए हैं, कैमरे की ऑलरेडी फीड हम लाइव ले रहे हैं अपनी हमारे पास ऐप है। तो जो कैमरे इस वक्त आप लगे हुए देख रहे हैं इसमें CCTV, उसकी फीड इस वक्त चालू हो चुकी है। आज विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर लखनऊ के इंदिरा भवन में निदेशक होम्योपैथिक द्वारा मधुमेह जांच और दवा वितरण का निःशुल्क शिविर लगाया गया। उत्तर प्रदेश में सभी 9 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में लगभग 1600 राजकीय औषधालयों और होम्योपैथिक निदेशालयों में निःशुल्क शिविरों का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य लगभग 1 लाख रोगियों की जांच करना था। मधुमेह की बीमारी ने एक महामारी का रूप ले लिया है और अकेले भारत में 73 मिलियन से अधिक लोग मधुमेह से पीड़ित हैं। मधुमेह मृत्यु का तत्काल कारण नहीं होता है, पर विभिन्न रोग स्थितियों को बढ़ाता है। इसीलिए दुनिया भर में 6 प्रमुख जानलेवा रोगों में से एक है। तो 7 बजे के समाचारों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।